Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA 403. Today is lecture number 13 and I am your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Pagram. So before we move on to our today's topic of discussion, let us have a brief reflection of our previous lecture. कि हमने previous lecture में क्या बात की थी? In our previous lecture, we have talked about career planning. And the role of career planning and development planning and administration, इसके बारे में हमने बात की थी. तो सबसे पहले प्लानिंग से क्या मुराद है? प्लानिंग से मुराद है कि like for example, you need to develop your goals and objectives. One thing. And secondly, you need to develop your strategies to achieve those goals and objectives. तो जब आप career planning की बात करते हैं, तो आपको अपने goals and objectives को establish करना है और अपनी स्ट्रेटजीज को आपने डेवलप करना है इन ऑर्डर टू अचीव दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैरियर प्लानिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हमने कैरियर प्लानिंग की बात की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरियर प्लानिंग, इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग. तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग की, तो एज ए इंडिविजुअल कैरियर प्लानर आपने सबसे पहले क्या करना है कि हमने मुख्तलिफ स्टेप्स डिस्कस किए अपने इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग प्रोसेस में कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है. सेल्फ असेसमेंट में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आपने अपने आप को एवेल्युएट करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, अपनी वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. एंड देन उसके अलावा आपने देखना ये है कि आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, आप अपनी वीकनेसेस को देखें, वीकनेसेस को आपने ओवरकम कैसे करना है, उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि ये ना हो कि आप जो स्किल्स जिन पे आप स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, जिन एरियाज पे आप फोकस कर रहे हैं, मे बी एम्प्लॉयर की वो नीड ना हो, मे बी जो जॉब आप करना चाहते हैं, जो कैरियर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि उस कैरियर के अंदर उस स्किल की और उस खास कुछ फैक्टर्स की जरूरत ना हो जिस पे आप फोकस करें. सो यू नीड टू सी कि जी आपने अपनी जिंदगी में करना क्या है और जो आप अपने कैरियर में, जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में, जिस तरह की जॉब में आप अपना कैरियर डेवलप करना चाह रहे हैं, आप जिस कैरियर को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, आपको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, आपको किस तरह की कॉम्पिटेंसी चाहिए. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने एक्सप्लोर करनी है और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपने उनको रिलेट करना है. ना इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपका जो अपनी मार्केटिंग आपने कैसे करनी है कि हाउ टू मार्केट योरसेल्फ. अब मार्केट योरसेल्फ कैसे आप करेंगे, अपने आप को मार्केट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यू नीड टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे. आप अपना एक सीवी बनाएंगे, करिकुलम वाइटे आप बनाएंगे और उस सीवी में आपने अपनी जो जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका सीवी है वो उसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए जो उस सीवी को आपने मैच करना है जिस जॉब के लिए, जिस कैरियर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं. वन थिंग. सेकेंडली, आपका सीवी बहुत ज़्यादा डिटेल में ना हो या बहुत ही शॉर्ट ना हो. तो आप इंटरनेट पे जाके या गूगल पे जाके आप सैंपल सीवीज देख सकते हैं, लोगों ने किस तरह के रेज्यूमे बनाए हैं या एम्प्लॉयर किस तरह का रेज्यूमे पसंद करते हैं. तो आप एक्सप्लोर करें. आपको लाइक फॉर एग्जांपल आप सर्च पे जाके आप टॉप बेस्ट सीवीज, रेज्यूमेज अगर आप लिखेंगे और साथ आप अगर जिस एरिया में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं, फाइनेंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जिस भी एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोजीशन के लिए, तो आपका जो रेज्यूमे है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन जिसके लिए आपने अप्लाई करना है. वन थिंग.
दूसरा, आपकी जो मेजर स्ट्रेंथ्स हैं जो कि उस जिस कैरियर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या आपकी मेजर स्ट्रेंथ उसके साथ मैच करती हैं? तो अगर आपकी स्ट्रेंथ्स मैच करती हैं तो रेज्यूमे में डेफिनेटली उनको आप हाईलाइट करेंगे, उनको आप शुरू में लेके आएंगे, ताकि एम्प्लॉयर जो है उसको मालूम हो सके कि ये जिस पर्सन ने अप्लाई किया है, ही और शी पोजेसेस दोज रिक्वायर्ड स्किल्स। एंड इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जॉब कवर लेटर, तो जो कवरिंग लेटर है उसका रेज्यूमे का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस कवरिंग लेटर को आपने अपने एक फॉर्मल लैंग्वेज आपने यूज करनी है, एक प्रोफेशनल मैनर में आपने उसको एड्रेस करना है, और तमाम जो कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रख के, मद्देनजर रख के, यू नीड टू राइट दैट जॉब कवरिंग लेटर। सो दिस इज द वे टू मार्केट योरसेल्फ। एंड देन इसके अलावा हमने बात की कि आप अपने एप्टीट्यूड को देखें, कि ये ना हो कि आपकी जो फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड और है और जिस कैरियर को आप ऑप्ट करना चाहते हैं वो कोई और है। तो इट शुड मैच, और जितना वो मैच करेगा उतनी फ्यूचर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आप अपनी ये जो तमाम इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग करते हैं, इट मूव्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कैरियर प्लानिंग कैसे करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, क्या वहाँ पे कोई कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं या नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है वहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई काउंसलिंग का अलग से ऑफिस हो, कैरियर काउंसलिंग का ऑफिस हो, लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस के लिए ऑफिसेज होने चाहिए। इसी तरह कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्या वो इन प्रैक्टिस हैं कि नहीं। तो जब हम बात करते हैं enhanced performance of any organization, तो that is dependent on individual career planning and ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग। तो जितनी इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग स्ट्रांग होगी, जितनी ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करेगी। सो हम कह सकते हैं कि कैरियर प्लानिंग इज वन ऑफ द की एरियाज जिस पे फोकस करने से हम एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को आप इनहांस कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडवांटेजेस की बात की कि कैरियर प्लानिंग के इंडिविजुअल्स को क्या बेनिफिट्स हैं, कैरियर प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हैं, और ऑफ कोर्स इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग का आपस में एक क्या रिलेशन है, और दोनों मिलके जब मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन तो उसमें एक अलाइनमेंट चाहिए हमें। तो जब एक अलाइनमेंट होगी इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग में, तो जब अलाइनमेंट होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज विल बी मोर मोटिवेटेड एंड दे विल बी performing better than their competitors. So now we move on towards our today's topic of discussion, and that is the next step in career planning and motivation of employees. In previous lecture we have talked about career planning concepts and challenges, and today we are going to talk about motivation. What motivation has a role इन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज डिटेल पे आप इससे बात करेंगे इस लेक्चर में। ओके, फर्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट कैरियर हॉट बटन्स, व्हाट गेट्स यू आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग? डेफिनेटली एज ए मुस्लिम सबसे पहले नमाज के लिए जी। आफ्टर नमाज व्हाट गेट्स यू आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग? Now that decides that whether you are in the right career or not, right? Like कुछ लोग हैं सुबह उठते हुए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो उनका दिल नहीं चाह रहा होता ऑफिस जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, या अपने जो भी वो अगर अपना काम करते हैं तो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड स्टोरी क्या है ना। तो हमें देखना यह है कि जो चीज़ हमें खुशी देती है, जो चीज़ हमें कंफर्ट देती है, जो चीज़ हमें एक्साइटेड करती है, दैट इज द रियल थिंग। कि आपका जो एप्टीट्यूड है, आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो नेचर है,
क्या आपका कैरियर उसके साथ मैच करता है? और डेफिनेटली आपकी स्टडीज, आपका कैरियर जब उसके साथ मैच करता है तो यू आर सो मच एक्साइटेड के यू इमीडिएटली वेक अप एंड यू दैट मेक्स यू गेट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग एंड यू आर really very happy when you get up in the morning and you get ready for your target. Now what makes you unique? आपको क्या चीज यूनिक बनाती है? अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तो इट मीन्स दैट के every human being is unique. Every human being on earth has something really unique in it. So what makes you unique? Now you need to think about it. आप बहुत इस पे गौर करें, इस पे सोचें कि आपकी क्या यूनिकनेस है, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, आपका ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो आपको बाकियों से डिफरेंट बनाता है इन पॉजिटिव सेंस. You need to think about it. Now, what motivated you to attend today? हम मोटिवेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आज आप इस लेक्चर को वॉच करें, आप इस लेक्चर को देखें? So, you have a motivation. You want to get your degree. You want to learn. You want to, start a career, or you want to improve your career, existing career, or you want to start your own business, or you want to strengthen your existing business. So these are some of the possible reasons why you are attending or why you are watching this video. So what motivates you to perform in office? Of course, ऑफिस के अंदर आपको क्या चीज मोटिवेट करती है परफॉर्म करने के लिए? हाउ डू यू मोटिवेट योर कोवर्कर्स? तो अपने आप को मोटिवेट करने के साथ साथ आप अपने कोलीग्स को, अपने कोवर्कर्स को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नटशेल, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर द थिंग इज learning. People who value learning, they never compromise on quality. And I can assure you that once you work for quality, everything chases you. Everything chases you once you focus on quality. And if you are not focusing on quality, if you are not focusing on learning, you all the time pay. But you get paid only when you deliver the quality, and quality is only possible if you have a strong, deeper learning. So whatever we do in our life, we should have a goal, we should have some objectives, and that really motivates us. Now, talking about definition of motivation, it is a state of mind in which a person views any particular task or goal. कि किसी भी टास्क या गोल को, उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके दिमाग में क्या आता है? कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी गोल, कोई भी टास्क आप करने से पहले उसके बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? So that shows your motivation level. Used as a term to describe the process of activating human behavior. तो ह्यूमन बिहेवियर को एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, एक्साइटमेंट लाने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड. People vary in their ability to do an activity and in their willingness to do it. लोग किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उनकी एक जो विलिंगनेस लेवल है वो वेरी करता है. कि कोई भी काम करने से पहले आप उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, आपकी कितनी मोटिवेशन है, आपकी कितनी लाइकिंग है उस काम करने में, आपका कितना दिल चाह रहा है उस काम को करने को. सो जितना आपका इंटरेस्ट है, जितनी आपकी लाइकिंग है, जितना ज्यादा आप चाह रहे हैं उस काम को करने को, मीनिंग दैट उतना ही आपका मोटिवेशन लेवल हाई है. सो मोटिवेशन इज एक्चुअली द विलिंगनेस एस्पेक्ट. तो हाउ मच विलिंग यू आर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वीडियो पे, तो आप ये बताएं कि आपका मोटिवेशन लेवल इस वक्त कितना है, आप कितनी लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं.
ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका स्टडी में इंटरेस्ट होगा, आपका उतनी आपकी मोटिवेशन ज्यादा होगी, और उतनी जितनी ज्यादा आपकी मोटिवेशन होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके लर्निंग के और आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होने के। सो ये विलिंगनेस जो है ये कम ज्यादा हो सकती है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज इट डिपेंडिंग्स ऑन योर इंटरेस्ट, कि आप किस चीज में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस चीज में आप इंटरेस्ट कम ले रहे हैं या नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। So motives or needs are defined as wants, drives or impulses within the individual. They are the drives to action and the reasons for behavior. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने मोटिवेटेड हैं। ये आपकी वांट्स को, आपके ड्राइव्स को, आपके इम्पल्सेस को शो कर रही है, और आपके जो जितने भी बिहेवियर है, जो आपका एक्शन पार्ट है, उसका जो रियल रीजन है, क्योंकि किसी भी बिहेवियर के पीछे उसका एटीट्यूड है। नाउ हियर आई विल अगेन clarify the difference between attitude and behavior. Attitude and behavior are highly interrelated. So behavior is the thinking part, and attitude is the thinking part and behavior is the action part. I repeat, attitude is the thinking part and behavior is the action part. So your behavior is dependent on the attitude, right? So which is the source? The source is attitude and behavior is coming out of that attitude. So आपका जो behavior है उसको, उसके अंदर एक motivation का एक बहुत important role है according to the Hersey and Blanchard 1993. So motivation has been described as the ability to get individuals to do what you want them to do when and how you want it done. So leaders, managers who are also leaders, so managers and leaders, what they do is they influence people, they motivate people. It is their job responsibility. So when you convince your employees, whenever there are leaders, there are followers. So when you motivate your people, they become your followers, and then you start giving them, certain guidelines, and you start motivating them, and they act on your guidelines, and they act on your, whatever you ask them to do. So, but first thing is you need to motivate them. To effectively motivate, leaders need to discover in their followers something that arouses a desire, energizes the will, and serve as a basis for action or thought. So this is really very important कि effective motivation के लिए leaders का बहुत important role है किसी भी organization के अंदर, कि वो सबसे पहले find out करें कि how to motivate employees. क्योंकि जब तक आप employees को motivate नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उनसे वो targets achieve नहीं कर सकते, जो आपकी desired performance level है आप उसको achieve नहीं कर सकते जब तक के employees highly motivated नहीं होंगे. So it is the major responsibility of leaders as well. So here are some questions. Why do some people climb mountains? कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, while others run, और कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ने की बजाय I think they prefer कि running की जाए, and some people they just sit. Okay, कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ने की बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ रनिंग की बात करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बस ये बैठ जाते हैं यहाँ पे. सो हम इसको एज ए प्रोवर्ब, मुहावरे के तौर पे हम ले रहे हैं तीनों सिचुएशंस को. सो ऑल दीज थ्री सिचुएशंस आर शोइंग योर मोटिवेशन लेवल, आर शोइंग योर विजन, कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं. क्या आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, एक आम इंसान की तरह, एक एवरेज पर्सन की तरह आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड. So this is really very important that in order to do something really wonderful in your life, you should have a higher vision. So why not think about climbing mountains instead of, just like, focusing on like little minor things? And why do millions of people go to work each day?
सो दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान, अरबों इंसान जो हैं, they work. So why they go to work each day? What is the reason? So motivation is the force that derives our actions. So हम पहाड़ों की बात करते हैं, हम अपने काम की बात करते हैं, हम अपनी विलिंगनेस की बात करते हैं, हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं. सो मोटिवेशन इज द फोर्स दैट डिराइव्स आवर एक्शंस. तो हमारे बिहेवियर के पीछे असल जो चीज है दैट इज मोटिवेशन. तो जितनी हमारी मोटिवेशन लेवल हाई होगा, हम उतना हमारा हाई वीएन होगा, और जितना हमारा मोटिवेशन लेवल कम होगा, हमारा उतना ही पुअर वीएन होगा. And with the right motivation, what cannot we do? So the word impossible itself says that I am possible. So if you think you can, you can, and if you think you can't, you can't. So I always say one thing: problem is not a problem. Problem is not a problem. The way you see the problem is the real problem. So problem is not out there, the problem is in here. Okay, इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि प्रॉब्लम जो है वो बाहर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है. इट मींस द वे यू थिंक, योर परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. आप कोई भी चैलेंज फेस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इमीडिएटली आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अगर आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरी तो किस्मत में ही ऐसा था, या आप अपने बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, या अल्लाह ना करे कुछ लोगों को हार्ट अटैक तक हो जाता है और वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो इट मीन्स कि आपने न सिर्फ ये है कि प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज नहीं लिया, बल्कि आपने प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर दिया. तो बजाय ये कि प्रॉब्लम को आप फेस करें, प्रॉब्लम को आप एज ए चैलेंज लें, आप उसके सामने हथियार डाल दें, तो प्रॉब्लम विल मल्टीप्लाई. सो बजाय ये कि प्रॉब्लम के सामने हथियार डालने के उसको आप एक चैलेंज लें. सो आई ऑलवेज से वन मोर थिंग दैट प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, द रियल मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी. एक छोटी सी मैं एग्जांपल यहां देना चाहूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को आप मिलते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि शुक्र है कि आप टाइम पे आ गए. तो डॉक्टर अगर कहता है कि शुक्र है आप टाइम पे आ गए, तो आपकी जान में जान आती है. लेकिन अल्लाह ना करे अगर डॉक्टर ये कह दे कि जनाब आपने तो देर कर दी, तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे कि ऐसा फिक्रा हमें कभी सुनने को मिले, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये सिचुएशन हो कि जनाब आपने देर कर दी, तो उसका क्या मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम आप मेरे पास लेके आए हैं, इस प्रॉब्लम को अगर आप पहले लेके आ जाते तो इसको हम क्योर कर सकते थे. अब जो है देर हो चुकी. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्ली द बेटर. तो आप प्रॉब्लम को जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और किसी प्रॉब्लम को आप जितनी देर से आइडेंटिफाई करेंगे, वो उतनी स्मॉल अपॉर्चुनिटी बनेगी. तो ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए, आप हाथ मलते रह जाएं, आप सोचते ही रह जाएं, आप सर पकड़ के बैठे रहें, और पता ये चले कि पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वो अनकंट्रोलेबल हो गई है. तो प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी हम लेंगे, तो डेफिनेटली हम उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ एज ए चैलेंज हम उसको लेंगे, और हम अपने आप को आगे लेके चलेंगे. और अगर आप प्रॉब्लम को एज ए थ्रेट लेंगे, एज ए टेंशन लेंगे, एज ए फियर लेंगे, एज ए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तौर पर ही लेंगे, तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन लेवल डिक्लाइन होगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो उस तरह काम नहीं करेंगी जिस तरह वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में करती हैं. So, but I prefer this motive plus action. So, motivation without action is not enough. So, if you are really motivated and you are really willing and you are, 100% interested to do something, so you have the highest motivation level in the world.
But if you don't implement, if you do not contribute, if you do not take action, so motivation without action is not enough. So what you need to do is, we need to be, highly motivated, plus we need to be more practical. So with the positive motivation, with the better motivation, and with the appropriate actions, we can move forward in the right direction. So deployment of energy is often evidence of motivation. Look at this, athlete. इसकी रनिंग अगर आप देखें तो क्या ये जो रनिंग है विदाउट मोटिवेशन पॉसिबल है? हरगिज नहीं. सो विदाउट मोटिवेशन काम बेस्ट पॉसिबल मैनर में नहीं किया जा सकता. मोटिवेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. So let's have a look at the Pakistan's women cricket team success. So we have a wonderful women cricket team in Pakistan. So this success is not possible without motivation. So motivation is always required. And of course, we also talk about Pakistan cricket team, and so we are proud of our cricket team. So you see that these excitement and this celebration and this success is not possible without motivation. Let's look at some of the other pictures. I know that you can guess who these people are. Now here a very important question is, who are you? Now in order to, of course, develop those wonderful plans, and in order to administer different activities in your organization, this is really very important, and this is a prerequisite that first of all you should know who are you. So when we ask this question, these are the possible answers. You are what your qualification and experience is. Okay, your qualifications and experience is your introduction. Your talents and skills, your personality and preferences. So what do you really want to do in your life? Your personality, your attitude, your behavior, and of course your priorities and your values and passions. Okay, what do you value in your life? What do you value in your office? And then of course, what are your passions? So these are the things we talk about when somebody asks me, who are you? So what makes you stand out? What do you love doing? Here we're talking about motivation. So what do you love doing? So आपको क्या करके बहुत ही अच्छा लगता है? You really feel good. What comes easy? आपको क्या करना आसान लगता है? आपके लिए क्या important है? And then what do others appreciate about you? लोग आपके बारे में क्या अच्छी बात करते हैं? आपको किस एंगल से वो कहते हैं कि ओके फाइन, कि आपके बारे में क्या कहते हैं? हाउ दे अप्रिशिएट, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ को, आपकी कौन सी खूबी के बारे में वो बात करते हैं? What are your greatest strengths? Every human being is wonderful. So आपकी strengths क्या हैं? As a human being, as a student, as an employee, as an employer, as a business person, as an entrepreneur, as a full-time student, आपकी क्या strengths हैं? You need to, think about it. Okay, the 21st century success factors are get noticed. कि लोग आपको नोटिस करें, आप जो भी काम करें वो लोगों के नोटिस में आए, आपको एक एप्रिसिएशन मिले, रिकग्निशन मिले, बी रिमेम्बर्ड. लोग आपको याद रखें कि जी सच एंड सच पर्सन ने ये काम किया था और इस काम की वजह से इस दुनिया को ये फायदा हो रहा है, मुल्क को ये फायदा हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा हो रहा है. एंड देन मेक ए नेम फॉर योरसेल्फ, और आप अपना एक नाम पैदा करें. तो जब हम 21st सेंचुरी सक्सेस फैक्टर्स की बात करते हैं तो जनरली ये 3 एरियाज हैं जिन पे लोग चाहते हैं, जो एक रिसर्च से हमने मालूम किए कि पीपल दे वांट टू बी गेट नोटिस, दे वांट टू बी रिमेम्बर्ड,
with good names, and of course they want to make a good name for themselves. Now, here the question is how to design a motivating environment. You cannot motivate people, but you can create an environment or organizational climate in which they will feel motivated. I always say one more thing, that I can never motivate people. मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी कह दूं, you know, real motivation only comes when you design, when you create that supportive environment, when you create that motivating environment. आप अपने ऑफिस के अंदर ये करें कि तमाम लोगों को इंश्योर करें कि वो टाइम पे आएं, तो जो लोग देर से आते हैं दे विल आल्सो स्टार्ट कमिंग इन टाइम. आप अपने ऑफिस के अंदर एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें तो आप देखेंगे कि देयर विल बी मोर कोऑपरेशन एंड मोर कोऑर्डिनेशन. आप अपने ऑफिस के अंदर हाई एथिक्स को इंश्योर करें तो आप देखिएगा कि जो लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस में हैं, सो देयर आर ब्राइट चांसेस कि वो गुड एथिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे. सो we need to develop a supportive environment in our organizations. We need to develop a positive environment in our organizations. So once we develop that positive and supportive environment in our organization, you know, motivation then is automatically, you know, is a factor that comes automatically. So Jung is a philosopher. Jung says that he suggested 6 points to build a positive motivational environment in offices. The first thing is communicate. So you need to communicate. You need to talk with people. You know, there should be no communication barriers. You know, people should be free to talk about anything. Give them comfort, give them freedom. You know, there should be no fear कि वो आपसे बात करते हुए डरे मत. वो अपने दिल की बात आपसे करें और वो अपने like for example अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, कुछ चीज़ों को वो नहीं कर पा रहे तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करें. So allow them to talk about anything. So this will give them comfort and this will make them flexible. So employees, after this good communication, you know, their motivation level increases. Empower employees. You know, delegate decision-making authority. You know, unless and until we empower our employees, we cannot ensure their extreme motivation. Because अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट नहीं करते तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं. नंबर 1, एम्प्लॉयज़ ये फील करते हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा और उनको वैल्यू नहीं दी जा रही. तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके ऊपर आप ट्रस्ट करें, उनको एक उनकी वैल्यू का एहसास कराएं, उनको आप डेलीगेट करें, उनको आप एम्पावर करें. वन थिंग. उसका एक और बेनिफिट क्या है कि सब काम खुद से अगर आप करेंगे तो ऑफ कोर्स इट मींस दैट कि एक हर चीज़ की एक लिमिट है कि जो आपकी ऑफ कोर्स नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, आपको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना कर जाएं. कि अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे तो फिर डेफिनेटली यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कस्टमर्स. तो आप चाहते हैं कि क्वालिटी जो है वो आपकी वक्त के साथ साथ इंप्रूव हो, तो वो तभी मुमकिन है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम. तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट करें, उनको आप एम्पावर करें एंड यू नीड टू फॉलो द डेलीगेशन प्रोसेस. तो उसको ग्रेजुअली आप डेलीगेट करें, आप फुल एम्पावर ना करें एम्प्लॉयज़ को. अगर आपको लगता है कि जी एम्प्लॉयज़ दे लैक ट्रेनिंग तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुअल ट्रेनिंग दे के साथ ग्रेजुअली उनको डेलीगेट कर सकते हैं पावर्स को, ताकि वो ग्रेजुअली उसको लर्न करें, उनको ट्रेनिंग्स पे भेजें ताकि एक बेस्ट क्वालिटी को अचीव किया जा सके. डेवलप एम्प्लॉयज़. ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे हम अपने फ्यूचर चैलेंजेस का जारी बात है सामना नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू यू नो प्रिपेयर आवर एम्प्लॉयज़ फॉर द फ्यूचर, यू नो, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जब हम बात करते हैं इस ग्लोबल विलेज, सो इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जब हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं तो वी मस्ट डेवलप आवर एम्प्लॉयज़. और एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली देयर आर मैनी टेक्निक्स अवेलेबल. लाइक फॉर एग्जांपल हम उनको जो फ्यूचर में जो एक्टिविटीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है आपने उनको ट्रेन करना है, उनको वो स्किल्स आपने सिखानी है. शो एप्रिसिएशन. You know,
दिस इज रियली द मोस्ट वंडरफुल थिंग यू कैन डू फॉर योर एम्प्लॉयज कि आप उनको अप्रिशिएट करें, पर्टिकुलरली ऑफिस मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में, वन टू वन मीटिंग्स में आप उनको अप्रिशिएट करें। उनको आप सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, उनको आप शील्ड्स दे सकते हैं, उनको आप एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दे सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। मैनेज एथिकली एंड इम्पार्शली, एथिक्स का ख्याल रखें और आप बायस ना हो, क्योंकि अगर आप फेवरेटिज्म करेंगे, अगर आप एथिक्स का ख्याल नहीं करेंगे तो यू आर डैमेजिंग द मोटिवेशनल लेवल ऑफ योर एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। हम हमेशा ये कहते हैं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो 4 तरह के आपके रिसोर्सेज हैं। इन चारों रिसोर्सेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपने बहुत टेक केयर करनी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही बाकी तीनों रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है। तो देयर शुड बी नो फेवरेटिज्म एंड देयर शुड बी हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली प्रमोट वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स, कि जो आप अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर का ख्याल रखें। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, तो या किसी के तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एड्रेस करना है। तो अपने वेलनेस जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप प्रमोट करें, ताकि एम्प्लॉयज की जो जेन्युइन नीड्स वांट्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। सो यंग ने ये 6 पॉइंट्स दिए हैं। सो अगर हम इन 6 पॉइंट्स के ऊपर अमल करते हैं तो इट कैन इंश्योर दैट वी कैन डेवलप अ हाईली मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब इनमें से कोई चीज़ मिसिंग होती है या किसी चीज़ के ऊपर हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली दैट डैमेजेस द मोटिवेशन प्रोसेस एंड दैट क्रिएट्स एन अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट। तो हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इन 6 फैक्टर्स को सामने रखना है, एज सजेस्टेड बाय यंग। Now, what motivates us? Okay, what comes in your mind? What really motivates you? Okay, we have the intrinsic versus extrinsic rewards. So, whatever is going on inside our brain, जो हमारी thinking है, that is something intrinsic inside. और जो हमारी बाहर की बात है, out जो में चीज़ हम observe करते हैं, देखते हैं, that is your एक्सट्रिंसिक और आउटसाइड। तो जब हम बात करते हैं कि कोई एम्प्लॉय कहता है कि फीलिंग ऑफ जॉब वेल डन एंड प्राइड एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट इज समथिंग दैट गिव्स हिम और हर इनर सेटिस्फैक्शन। Whereas when we talk about praise, salary increase, status, recognition, promotions, gifts, we are talking about something which is extrinsic. So in order to motivate employees, we need to focus on intrinsic and extrinsic rewards both. According to research, in the long run, your intrinsic inside rewards are more important in the long run as compared to outside or extrinsic rewards. Now let's talk about Abraham Maslow's hierarchy of needs. We also call it theory of motivation as well, or hierarchy of motivation. It starts from bottom. It has 5 steps, and it starts from physiological needs like hunger, thirst, air. So anything without which humans cannot survive is called physiological need. So according to Maslow's hierarchy of needs, humans first of all they'll go for this physiological needs, and once उनकी physiological need जब complete हो जाती है, तो they move towards the next step, and that is their safety and security needs. Like for example, के you want जब आपको खाना मिल गया, आपको पानी मिल गया, आपको एक then you move के आपकी एक shelter हो, आपको protection हो, आपकी एक security हो, and then belongingness. Nobody can live alone. So
you need a family, you need friends. So आपको फैमिली फ्रेंड्स चाहिए जिनके साथ आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं. एंड देन esteem. जब आपको फैमिली मिल गई, फ्रेंड्स मिल गए, उसके बाद आप चाहते हैं कि जी मेरा एक नाम हो, मेरा एक पावर हो, मेरे पास एक अथॉरिटी हो, मेरे पास एक लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक बड़ा नाम हो, लोग मुझे जाने, आई बिकम अ सेलिब्रिटी. सो esteem needs. And self-actualization. Self-actualization means that working for the welfare of others. So when you think about others, when you think about the problems of others, and you really want to do something for others, so self-actualization is the highest stage in Maslow's hierarchy of needs. तो when जब हम इस hierarchy of needs को किसी भी organization के employees की motivation के साथ लिंक करते हैं, तो again we see कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने जब अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले आपने डिटरमिन करना है कि आपका एम्प्लॉय कौन से लेवल पे है. अगर आपका एम्प्लॉय बिलोंगिंग लेवल के ऊपर इस वक्त स्टैंड करता है तो आप उसको एस्टीम नीड्स की तरफ आप फोकस करेंगे उसकी. और अगर वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पे अभी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी की जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे है और कोई लाइक फॉर एग्जांपल अभी वो हैंड टू माउथ है, तो आप उसकी एक रेगुलर जॉब, उसकी जॉब सिक्योरिटी अगर जब आप उसको देंगे तो दैट इज हिज और हर नीड. तो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने से पहले आपने उसकी एग्जिस्टिंग नीड लेवल देखना है कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के मुताबिक वो कौन से लेवल पे है, और जिस लेवल के ऊपर होगा उससे नेक्स्ट लेवल के लिए आपने उसको मोटिवेट करना है. सो इन दिस वे यू कैन एंश्योर दैट कि वो एक उसकी नीड सेटिस्फाई होगी तो उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा. So here we talk about the three basic needs in this theory, that is need for achievement. कि पीपल वर्क फॉर अचीवमेंट, कि आपको जब एक पर्सन को एक इनर आउटर सेटिस्फेक्शन मिलती है फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है कि मेरी अचीवमेंट क्या है, मेरी सक्सेसेस क्या है, मैंने अपनी जिंदगी में अचीव क्या किया है. नीड फॉर पावर. सम पीपल दे वर्क फॉर पावर, यू नो, they are not interested in making money, they are more interested in, you know, having more power. So more authority, more power, like for example people who want to work as administrator, people who want to have command and control in their hands, so people who love to order others and, you know, give instructions to others. Need for power. And there is need for affiliation. आपकी attachments होती हैं, आपकी relationships हैं, तो आप अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रेंथ करने के लिए आपकी एक नीड है. तो ये जो थ्री बेसिक नीड थ्योरी भी हम इसको कहते हैं मैकक्लेलन की, कि ये तीन नीड्स हैं, और जब हम तीन नीड्स को जब हम फोकस करते हैं तो पीपल गेट मोटिवेटेड. Equity theory. Now equity theory says that first of all we'll say who presented it. The equity theory was first discussed in early 1960s by J.S. Adams. It was a practical explanation for why employees perform the way they do. ये एक practical explanation देती है कि employees जो performance देते हैं ऑफिस के अंदर, उस परफॉर्मेंस में जो एक क्वालिटी है या डिक्लाइन है वो क्यों है, what are the root causes. An employee compare his her job input output ratio with that of relevant others and then correct any inequity. Now this is very interesting when we talk about equity theory. When we talk about the employees के वो देखते हैं कि मेरा इनपुट क्या है और मेरा आउटपुट रेशो क्या है, कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 to 5 काम कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, उसका मुझे एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कैरियर कितना डेवलप हो रहा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल नीड्स मेरी कितनी सेटिस्फाई हो रही है. और वही एम्प्लॉय जब उसको किसी और एम्प्लॉय के साथ रेलेवेंट फील्ड में कंपेयर करता है कि जिसका सेम इनपुट है आपकी तरह और उसके आउटपुट के साथ कंपेयर करता है, तो अगर आपका जो इनपुट जो है और दूसरे का इनपुट बराबर है लेकिन उसका आउटपुट आपके आउटपुट से ज्यादा है दूसरे का,
तो देयर विल बी इनइक्विटी, और जब इनइक्विटी होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन लेवल है वो डिक्लाइन हो जाता है. एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड व्हेन देयर परसीव्ड इनपुट्स इक्वल आउटपुट्स, और एम्प्लॉय की मोटिवेशन तब होती है जब उनके इनपुट और आउटपुट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, कि जो आप इनपुट कर रहे हैं और जो आपने एक परसीव किया हुआ है कि ये आउटपुट होना चाहिए, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने इतनी स्ट्रगल की तो आप चाह रहे हैं कि आपका आउटपुट भी यहां पे हो. तो अगर आपने स्ट्रगल इतनी की और आपका आउटपुट यहां पे है तो डेफिनेटली देयर विल बी लैक ऑफ मोटिवेशन. लेकिन अगर यहां पे है तो देयर विल बी हाई मोटिवेशन, और अगर आपका आउटपुट यहां पे है तो डेफिनेटली देयर विल बी एक्सट्रीम मोटिवेशन. गोल सेटिंग थ्योरी. सो वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक गोल्स एंड वी टॉक अबाउट difficult goals. Now, specific goals and difficult goals, they increase performance and they ensure higher performance. Okay, why this is so? How specific and difficult goals ensures increased performance? Professionals, they strongly believe on one thing, that whenever you have the difficult goals and whenever you have the specific goals, that motivates you and you try to do the best. So the real learning occurs when you are involved in this process, when you have the most challenging and the most difficult goals in front of you. So there you are using your best skills. And same in the case of specific goals, what you really want to do in your job performance, what you really want to achieve. So you see that the difficult and specific goals, motivates you more and it tries to bring out the best in you. So when you bring out the best in you, of course, that results in higher performance. So this higher performance is not only limited to individuals. Of course, this has a very strong positive impact on the overall organizational performance. Reinforcement theory. Behavior is a function of its consequences. Definitely कि आपका जो behavior है वो उसके consequences पे depend करता है, according to reinforcement theory, कि आप का वही एक्शंस होते हैं जो आपके रिजल्ट्स के ऊपर बेस करते हैं, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. अच्छा, वो कॉन्सिक्वेंसेस जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, जितने ज़्यादा हायर साइड पे होंगे, उतना ही आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, और अगर वो जितने नेगेटिव साइड पे या लो साइड पे होंगे तो आपका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली होता है. सेल्फ मोटिवेशन के लिए दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस. डू इट नाउ. हमारी जिंदगी में सबसे मसरूफ दिन मैं अक्सर कहता हूं कि कल का होता है, कि जो काम भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है या थोड़ा सा हम बिजी होते हैं, तो या हम लाइक फॉर एग्जांपल वी आर नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन इट लाइक जितना हमें होना चाहिए, तो वी से दैट कि कल कर लेंगे. सो अक्सर मैं एक बात जरूर कहता हूं कि शायद हमारी जिंदगी में सबसे जो मसरूफ दिन है शायद वो कल का ही है. सो व्हाई नॉट कि आज ही, अभी, तो डू इट नाउ. तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आज से आप अपने लिए एक चीज तय कर लें कि कोशिश करें कि अपने प्रेजेंट में रहें और हर काम को उसकी डेडलाइन के मुताबिक और उस एक डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करें और अपने टारगेट्स को अचीव करें. ब्रेक अप द टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स, कि जो टास्क है उसको स्मॉल स्टेप्स में, एक बड़े टास्क को सब टास्क में आप डिवाइड कर लें, उसको स्मॉल स्टेप्स में आप डिवाइड कर लें, एंड देन उन स्मॉल स्टेप्स को एड्रेस करने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं उसको असाइन कर सकते हैं. डोंट वेट फॉर मूड. अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल मूडी तबीयत के होते हैं, कि अगर मौसम अच्छा है तो उनका मूड अच्छा हो जाता है, अगर मौसम बुरा है तो उनका मूड जो है वो भी ऑफ हो जाता है. सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, कि अगर आप मूडी तबीयत के हैं तो इट मीन्स यू आर एन रिएक्टिव पर्सन. So what is highly recommended here is that you need to be a proactive person, and proactive persons carry their own weathers with them. So this is really very important, that do not wait for the mood. You need to take action, take it now. Start action
And then I want to say one more thing here, that most difficult thing is to start something. जैसे कि आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, जैसे कि आप सुबह सवेरे उठ गए, जैसे कि आप अपने काम पे आ गए, जैसे कि आपने किताब ओपन कर ली, जैसे कि आपने ये लेक्चर अभी ऑन किया हुआ और आप इसको देख रहे हैं. So the most difficult thing is to start something, and once you start something with positive नीयत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है. तो एक अच्छी नीयत के साथ, एक पॉजिटिव नीयत के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, whenever you start something, God always blesses you. Solutions will follow if you try. आप कोशिश करें, solutions आपको मिल जाएंगे. काम शुरू करने से पहले ही जब लोग ना कर देते हैं कि ये तो नामुमकिन है, ये तो मुश्किल है, तो मीनिंग दैट कि दे डू नॉट वांट टू स्टार्ट इट. जैसे प्रीवियस पॉइंट में मैंने कहा कि जब आप एक काम को स्टार्ट के आगाज में ही आप कहते हैं कि ओके फाइन, आई विल डू माय बेस्ट, एक अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम का आगाज करते हैं, तो जब आपने काम को स्टार्ट किया तो सॉल्यूशंस विल फॉलो. So this thing, comes, if you move on with the, right attitude. So what is important to you when we talk about your VN? So what you really give importance to in your life, where you want to be, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं. एक तो आपकी एक्चुअल पोजीशन है और एक आपकी डिजायर्ड पोजीशन है. तो आप अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन पे आप उसको आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या अपनी जिंदगी में बनना क्या है. अनलेस एंड अनटिल अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपने अपनी जिंदगी में बनना क्या है, आपने अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और इन द रॉन्ग डायरेक्शन. व्हाट यू वांट टू बी डूइंग, एंड देन आपको क्या करना चाहिए, हाउ यू वांट टू बी व्यूड, आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग कैसे देखें, आपके बारे में लोगों की क्या राय हो, हाउ यू वांट टू फील, क्या फील करना चाहते हैं, डू यू वांट टू फील गुड, पॉजिटिव, और व्हाट एल्स, प्रेफर्ड रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, और क्या चीज आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, किस किस्म की रिकॉग्निशन, किस किस्म का रिवॉर्ड. So you need to set a priority कि आपको किस किस्म की रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड चाहिए, और जिस तरह की रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड आपको चाहिए डेफिनेटली उसी तरह की एफर्ट आप पुट इन करेंगे. So how will your VN be achieved? Do not rely on this, but feel free to make your own luck. Making your VN reality. What will you need to do to achieve your 5 to 10 years VN? So this is really very important. What's a must, what's useful, what's good but not vital. So you need to decide कि आपने 5 से 10 सालों में क्या अचीव करना है. So what is really very important here, and what is really beneficial to you and your family and your organization. So, but what is good but not vital. So life is too short. We should not have so many goals. We should have some selected goals. We should set our priorities, and then we need to move forward for the only those goals and objectives which are really vital, which are really very important. Now, overcoming barriers. What you can change, controllable, and what you cannot change is something which is uncontrollable. So this is really very important, that we need to overcome the barriers. We need to focus first on those things which are controllable. Like for example, our education, our studies, our skills, our capabilities, our improvement in skills, polishing our skills, improving our perceptions, improving our attitude and behavior, bringing positive changes in yourself. So this thing we can do. So I strongly recommend that once we develop and strengthen those areas which are controllable, that will help us control those areas as well which looks uncontrollable at present. Smart goals, very important.
we need to have specific goals as detailed as possible. You know, if you say that I want to increase the profit of my organization, now is it a specific goal? No. This is not a specific goal because you have not mentioned any, criteria in this. Like for example, if you get only 1 rupee increase in your profits, so that is also increase in profits. So you need to be more specific. Like for example, we want to have at least 10% increase in the profits of my organization by the end of the year 2013. So you can make your goal like this, more specific, measurable. You should, set only those goals which are measurable. If you set those goals which are not measurable, then how you are going to know that whether you are moving in the right direction or whether you have achieved your goal or not? So that must be measurable and then achievable. People sometimes set those goals which are unrealistic, which are unachievable. So we need to set those goals which are according to the ground reality, which are achievable. And if you set your goals which are unrealistic, that will create problems in the organizations and people will start losing their motivation. Relevant to you. Of course, goals must be relevant, matching our skills, our qualification, our experience, and then time bound. Give it a deadline. If you do not give a deadline, if your goals are not time bound, you know what will happen? You will be in big trouble. As I earlier gave you the example, okay, we want to have at least 10% increase in the profits of our organization by the end of the year 2013. Now, by the end of the year 2013 means that 31st December 2013. So that is the deadline. That is time bound. So after 31st December 2013, you miss your target. So if you do not give a deadline, if you do not give a date, if you do not develop that timeline कि एक काम आपने कब से कब तक करना है, तो जब तक आप वो टाइमलाइन नहीं देंगे, डेफिनेटली आप उस गोल को स्मार्ट गोल नहीं कह सकते. तो किसी भी गोल को स्मार्ट गोल जब हम कहते हैं तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि आप उसको स्पेसिफिक करें, उसको मेजरेबल करें, अचीवेबल करें, रेलेवेंट होना चाहिए और इट मस्ट बी टाइम बाउंड. मेकिंग इट हैपन. Which first small steps can you take soon to work towards your goals? Review progress regularly. तो सबसे पहले देखें कि कौन से small steps आप ले सकते हैं towards your goals and then अपनी progress को regular basis पे आप review करें ताकि जहाँ जहाँ problem हो you need to rectify, you need to take corrective measures simultaneously. आप उसको करें बजाय ये कि आप सारा काम करके आप देखें कि क्या आपने गलती की क्या नहीं की, उसमें you know waste your resources. So it is important that कि अपनी regular basis पे you need to review your performance. How have you used skills, knowledge and experience to achieve projects or tasks? कि आपने अपनी skills को, knowledge को, experience को प्रोजेक्ट और टास्क के लिए कैसे यूज किया है. तो क्या आप उनको यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं भी या नहीं. तो देयर आर मेनी recommendations here. Like for example, if you have the desired skills, you can use those skills and you can also improve your skills. But for example, you do not have the desired skills which are required for the successful implementation of any project. So what you need to do is you need to develop and strengthen those skills which are required and desired at any level. And finally, record what you did, how you did it and what the result was. You need to do that record keeping. So that is only possible if you review your progress regularly. तो आपने अपनी progress को regularly आपने उसको review करना है, उसको record करना है, आपने what you have achieved and what was the result. So in this way you are making a feedback mechanism here. और जब आपके पास एक feedback आ जाएगा तो definitely that will help you improve your
future performance. In summary, we can say that in career planning, the primary goal of a leader is to motivate employees, and in order to do this, to accomplish this goal, it is imperative that the leader fully understands how people are motivated. Otherwise, the organization will never be as good as it could be. So this is a wonderful message in this summary, that whenever we are doing that career planning, there is a very important role of a leader, that we should know that the leader should know that how to motivate the employees. And as we in our today's discussion, we have discussed that we need to design a motivating environment in our organization that ensures the achievement of desired goals and objectives of the organization. So when we talk about individual career planning, when we talk about organizational career planning, so we need to have an alignment between the individual and organizational career planning, and that is only possible when we have that desired level of motivation. So creating that positive environment in the organization is really very important. Otherwise, we can never exist or remain in the market, and we can never beat our competitors. So these days we talk about survival of the fittest. There are almost no more monopolies. So there is a very tight competition going on in the market. So organizations having those kind of people who are highly motivated, so those people, loyal people, are required for sustained success. So in nutshell, I will say that in this career planning, this help the organization a lot to do that development planning and strong administration. The golden rule here is, don't do anything to anyone that you would not want them to do to you. आप किसी के साथ कोई ऐसी हरकत या काम ना करें, किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा ना करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना करे. So this is the best message. I believe that, और बिल्कुल ऐन इस्लामी बात है कि आप किसी का बुरा ना चाहें, किसी के लिए कुछ ऐसा ना करें जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए ना करें. So I hope that कि आज के लेक्चर से आपकी काफ़ी लर्निंग आप सबकी हुई होगी. आज हमने अपने करियर प्लानिंग की बात की, हमने अपने मोटिवेशन की बात की, और हमने डिस्कस किया कि with the right motivation, how we can develop the right attitude and behavior of our employees, and with the right attitude and behavior, of course, we can improve our planning and we can improve our administrative strategies of any organization. So thank you very much for your kind attention. See you all in the next lecture. Khuda Hafiz.